हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। लास्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने वहां पे देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ टेक्निकल इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि लीवर के बारे में देखा था हमने वहां पे। आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 4 और जिसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस चैप्टर में मेनली अब क्या पढ़ना है, ये आज हम डिसाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ सलाइवा के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा। हमने गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में पढ़ना है, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस की कुछ फेजेस होती हैं उनके बारे में पढ़ना है, और समय मिले तो हम पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। पोर्टल सर्कुलेशन। तो आज मेनली हम इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस की क्या क्या फेजेस हैं, जैसे आपने सुना होगा सिफेलिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज, वैसे ही हम पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये पोर्टल सर्कुलेशन है क्या आखिर। तो इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, आज की हमारी हेडिंग होगी डाइजेस्टिव जूसेस। तो सबसे पहली बात जो हमें इसमें ध्यान रखनी है डाइजेस्टिव जूस के अंदर, तो आपको मैं बता दूं कि ऑल डाइजेस्टिव जूस, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनमें लगभग 99.5%, मतलब ये लिक्विड होते हैं, और लगभग कहूं तो 0.5 से 1% तक में भी हो सकता है कि वो कैसे रहेंगे, सॉलिड। मतलब 100% अगर कोई चीज है तो उसमें केवल 0.5% या 1%, 1% तक हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत सॉलिड हो। पर ये कहानी गलत हो जाती है एक जगह पे, जहां पे हम बोलते हैं एक्सेप्ट बाइल जूस। एक्चुअली सर क्या बाइल जूस में लिक्विड नहीं होता? होता है, लेकिन बाकी जूसेस के कंपैरेटिवली फ्लूइड या वाटर की मात्रा उसमें कम होती है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बाइल जूस थोड़ा सा बाकी जूसेस के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा विस्कस होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है, या उसमें फ्लूइड का अमाउंट थोड़ा सा कम रहता है, सॉलिड ज्यादा होता है? सर कितना कम? तो बाइल जूस के अंदर जो सीक्रेशन रहेगा, बाइल जूस के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो लगभग 97.5% होता है, और बाकी का बचा हुआ 2.5%, बाकी का बचा हुआ जो 2.5% है वो रहता है इसमें सॉलिड। सर ये बात क्यों? क्योंकि इसलिए बाकी जूसेस ज्यादातर बिल्कुल लिक्विड ही होते हैं, बहुत ज्यादा लिक्विड ही होते हैं, लेकिन जो बाइल जूस है या बाइल सॉल्ट है वो कैसा होता है, थोड़ा सा विस्कस नेचर का रहता है। तो पहली बात तो हमने जूसेस के बारे में ये पढ़ी। अब हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सलाइवा के बारे में। तो आपको यह बात पता होगी कि सलाइवा का सिक्रेशन हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट मेनली जो 3 ग्लैंड होती हैं, एक आपने सुना होगा पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी आपने सुनी होगी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरी जो टंग के नीचे होती है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। पहले पूछा जाता था कि बताओ किसकी डक्ट कम है, किसकी ज्यादा है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। हां, पर इसमें से एक बात आपसे पूछी जा सकती है कि बताओ सबसे बड़ी कौन सी है, तो पैरोटिड ग्लैंड है। फिर आपसे पूछेगा लेकिन सबसे ज्यादा सिक्रेशन कौन बनाती है, तो आप बोलोगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड ज्यादा सिक्रेशंस बनाती है, पर सबसे बड़ी कौन सी मानी जाती है, पैरोटिड ग्लैंड मानी जाती है। तो इतनी सी बात को याद रखने के बाद जो हमारे लिए क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जल्दी से बताइए कि सलाइवा का मेन काम क्या है। सलाइवा का
फंक्शन क्या है? तो क्या लगता है आपको सलाइवा का फंक्शन? पहला जो आपको पता है वो मैं बता देता हूं। पहला जो फंक्शन आपको पता है वो आप बोलोगे सर डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है क्या? जी बिल्कुल करती है। एक्चुअली इसके अंदर मेनली अमाइलेज प्रेजेंट होता है। सलाइवा के अंदर अमाइलेज प्रेजेंट होता है और ये लगभग 10% कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन माउथ में ही कर लेता है। तो कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है यहां से, तो ये डाइजेशन में तो हेल्प कर ही रही है। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात जो मेन बात आपको याद रखनी है, दूसरी बात यह है कि इससे क्या होगा सर? ये एक्चुअली बोलस बनाने में हेल्प करती है। सर बोलस क्या है? लिक्विड प्लस फूड। जब फूड के साथ सलाइवा मिलता है तो वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड हो जाता है ना, सेमी लिक्विड फॉर्म। जब फूड के साथ सलाइवा मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है, तो वो सेमी लिक्विड फॉर्म जो माउथ में बन जाता है वो बोलस है। तो बोलस बनाने में हेल्प करता है आपको कौन? सलाइवा। इसके अलावा एक और चीज बता दूं, ये सेकंड था। थर्ड कि माउथ के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम ये क्या करते हैं सर? बैक्टीरिया वायरस को पकड़ने में हेल्प करते हैं। मतलब सर, मतलब फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। सलाइवा के अंदर कुछ लाइसोसोम्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। सर फैगोसाइटोसिस मतलब मैं ये कह सकता हूं डिटॉक्सिफिकेशन। वायरस बैक्टीरिया को पकड़ रहे हैं ना, तो डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करते हैं ये फूड को, जो आप खाना खा रहे हो उसको। नेक्स्ट, अच्छा, इसका जो सलाइवा है इसका रोल आपके स्पीच में भी है। स्पीच यानी कि आप बोल भी पाते हो। अगर आपका माउथ या ओरल कैविटी पूरी ड्राई हो जाएगी तो आप सही से बातचीत नहीं कर पाओगे। तो सलाइवा का जो मेन रोल है वो स्पीच में भी है। मतलब ये आपके माउथ या ओरल कैविटी को लुब्रिकेट करता है, जिससे आप इजीली बात कर सकते हो। इजीली क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो। इजी टॉकिंग में हेल्प करेगा ये आपकी, क्योंकि पूरा ओरल कैविटी को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, जिससे आप बातचीत कर पा रहे हो। देखो आपकी टंग मूव कर रही है ना, इजीली कर रही है, आवाज इजीली निकल रही है। तो इसका मतलब ये स्पीच में भी हेल्प करेगा, बोलने में भी हेल्प करेगा। तो मेनली ये काम है इसके, किसके? सलाइवा के। ओके, नेक्स्ट, अब अगर मैं गैस्ट्रिक जूस की बात करूं तो यहां से क्या आ सकता है सर? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में आपको मेन बात ये याद रखनी है कि हमने ये पढ़ा था कि गैस्ट्रिक जूस का मतलब, अब सपोज कर लो आपका ये वाला पार्ट, यानी कि ये स्टमक वाला पार्ट कुछ एसिड बनाता है। क्या ये बात पता है आपको? यहां पे रिलीज होता है HCl। तो HCl आपकी इस लेयर को, स्टमक की लेयर को डैमेज नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पे एक म्यूकस वाली लेयर लगी हुई है। ये म्यूकस वाली लेयर क्या करती है? इस स्टमक की लेयर को डैमेज होने से बचाने की कोशिश करती है। स्टमक वाली लेयर को डैमेज होने से बचाने की कोशिश करती है। ओके, तो गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहली बात ये याद रखना कि ये HCl कौन सीक्रेट करता है। पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए HCl का सीक्रेशन स्टमक के अंदर कौन सी सेल करती है? तो आपका आंसर होना चाहिए पैराइटल सेल। यही सवाल यहां से पूछा जाएगा, पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल HCl का सीक्रेशन करती है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फिर जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन, जो दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा गैस्ट्रिक जूस के अंदर आता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन कौन सेल बनाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए चीफ सेल। ये दो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत ज्यादा बार। HCl पैराइटल सेल बनाती है, पेप्सिनोजन कौन बनाता है? पेप्सिनोजन बनाने के पीछे आपकी चीफ सेल्स होती हैं। क्लियर है? तो वैसे तो एक्चुअली जो हमारा स्टमक वाला है वो अमाइलेज भी रिलीज करता है। ये पेप्सिनोजन या पेप्सिन जो भी बन रहा है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। अमाइलेज
एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम है, और ऐसे ही लाइपेज फैट को तोड़ने वाला है, पर गैस्ट्रिक सिस्टम में इतना ज्यादा ब्रेकडाउन फिर भी नहीं हो पाता। कारण ये कि इनको एक्टिवेट करने के लिए, अगर जैसे पेप्सिनोजन है तो पेप्सिनोजन केवल तभी काम करेगा जब पेप्सिन बनेगा, और पेप्सिन कब बनता है? जब वो HCl के साथ मिलेगा। तो थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म यहां पे हो सकता है, पर ज्यादातर ग्लूकोज, ज्यादातर यहां पे मेन जो अब्जॉर्प्शन होता है, मेन जो अब्जॉर्ब चीजें होती हैं वो केवल ग्लूकोज होता है। डायरेक्ट ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन डायरेक्ट हो जाता है। अगर आपने डायरेक्ट ग्लूकोज खाया, मैंने कार्बोहाइड्रेट नहीं बोला, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म ली है तो ग्लूकोज स्टमक से ही अब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि बाकी चीजों को इंटेस्टाइन में जाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ग्लूकोज के अलावा एक और चीज है अल्कोहल, तो अल्कोहल भी डायरेक्ट आपके गैस्ट्रिक सिस्टम से ही अब्जॉर्ब हो जाता है, आपके गैस्ट्रिक सिस्टम से ही अब्जॉर्ब हो जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये पेप्सिन तभी बनेगा जब HCl के साथ कांटेक्ट में आएगा, वरना पेप्सिनोजन कभी भी प्रोटीन का मेटाबोलाइज नहीं कर पाती जब तक वो पेप्सिन नहीं बनता, और पेप्सिन तभी बनेगा जब उसके साथ HCl मिक्स होगा, तभी वो प्रोटीन को तोड़ पाएंगे। मैं दोबारा बता देता हूं, हमारे स्टमक के अंदर भी 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, जिसको एक है प्रोटियोलाइटिक का ही एग्जांपल है जो आप पढ़ रहे हो पेप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म है, पर इसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म क्या है? पेप्सिनोजन। ऐसे ही स्टमक के अंदर ही अमाइलेज भी होता है। अमाइलेज मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, पर यहां पे प्रॉपरली इतना कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन नहीं होता। ऐसे ही लाइपेज भी होता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि लाइपेज फैट का ब्रेकडाउन करता है, पर यहां पे फैट का ब्रेकडाउन नहीं होता लाइपेज होने के बावजूद भी, क्योंकि ब्रेकडाउन करने के लिए चाहिए बाइल, और बाइल स्टमक के अंदर नहीं आता, वो तो इंटेस्टाइन में आता है। लास्ट वाले लेक्चर में हम ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, इस वाले लेक्चर में तो केवल एक रिवीजन हो रहा है। ओके, अच्छा, गैस्ट्रिक जूस का, हम गैस्ट्रिक जूस पढ़ रहे हैं, तो इस गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या क्या है? तो पहला तो हमने यही बता दिया कि डाइजेशन में इसका रोल है। दूसरा आपको बता दूं, इस गैस्ट्रिक जूस का आरबीसी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। बताइए कैसे? गैस्ट्रिक जूस आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, एरिथ्रोपोइसिस में भी। ठीक है, तो कैसे करते हैं सर? जो गैस्ट्रिक जूस है ना, गैस्ट्रिक जूस जरूरी है इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब गैस्ट्रिक जूस के अंदर मैं कहूं एक होता है कास्टल, ये क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर है एक, और ये जरूरी होता है विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए। और आपने सुना होगा विटामिन B12 की अगर कमी होगी तो कोई ना कोई पर्नीशियस एनीमिया वगैरह हो जाता है, सुना है ये बात? तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से आरबीसी में दिक्कत होती है। तो विटामिन B12 अगर गैस्ट्रिक जूस में मिल रहा है तो ये भी तो आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एरिथ्रोपोइसिस में या रेड ब्लड सेल को बनाने में हेल्प करता है। B12 मैचुरेशनल फैक्टर है, आरबीसी को मैच्योर होने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा और बताऊं तो आपने HCl पढ़ा गैस्ट्रिक जूस के अंदर, तो ये क्या करता है? जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। सर किसको करता है डिस्ट्रॉय? बैक्टीरिया वायरस को। अब बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा, बैक्टीरिया और वायरस को अगर डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया वायरस को अगर डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या होगा? तो हम इस कहानी को HCl की वजह से अगर बैक्टीरिया वायरस डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं गैस्ट्रिक जूस भी हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। तो गैस्ट्रिक जूस भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपने एक और चीज पढ़ी होगी गैस्ट्रिक जूस के बाद, वो है पैनक्रियाटिक जूस।
उसके बाद आपने पढ़ा होगा पैनक्रियाटिक जूस, क्योंकि पैनक्रियाज से आता है। बाइल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बाइल जूस के बारे में। स्टमक के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि चीफ सेल क्या रिलीज करती हैं और पैराइटल सेल क्या रिलीज करती हैं। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाज के बारे में खास बात ये बहुत याद रखना कि पैनक्रियाज जो भी सीक्रेशन रिलीज करता है, पैनक्रियाज के अंदर जो भी सीक्रेशंस रिलीज होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम होते हैं। मतलब अभी तक आपने देखा था ना, अमाइलेज स्टमक में था पर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा था क्योंकि वो वीक होता है। अमाइलेज होता तो है पर उसकी पावर नहीं होती इतनी। ऐसे ही लाइपेज भी था स्टमक में पर वो फैट को ब्रेक डाउन कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था। पर जब पैनक्रियाज के जूस निकलते हैं, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस आते हैं, जैसे आपने सुना होगा ट्रिप्सिनोजन, पैनक्रियाज रिलीज करता है दोस्तों ट्रिप्सिनोजन, या आपने सुना होगा काइमोट्रिप्सिन, या पैनक्रियाटिक अमाइलेज, या फिर मैं बोल सकता हूं पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये दोनों क्या है? ये प्रोटियोलाइटिक है, प्रोटियोलाइटिक। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन ये क्या है सर? ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। अब ये भी जिसके पीछे भी काइमोट्रिप्सिनोजन है, जिसके पीछे भी अगर GEN लगा है तो ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। मतलब ये पैनक्रियाज से रिलीज होके आएंगे, किसके अंदर आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे तो वहां पे प्रेजेंट होंगे कुछ बैक्टीरिया, इंटेरोबैक्टर वगैरह प्रेजेंट होंगे। वो क्या करते हैं? इस ट्रिप्सिनोजन को और काइमोट्रिप्सिनोजन को चेंज करते हैं ट्रिप्सिन में और दूसरा काइमोट्रिप्सिन में। तब जाके ये फैट को तोड़ पाता है। अगर मैं ये कहूं कि काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन अगर ये रिलीज भी हो रहे हैं तो ये कभी भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। जब ये इंटेस्टाइन में आती हैं, बैक्टीरियल रिएक्शन करती हैं, तब ये एक्टिवेट होते हैं और तब ये प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंजाइम है यहां पे इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन का, जो प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का जो भी डाइजेशन होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा क्योंकि ये सारे स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसे तो स्टमक में भी थे पर वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, कहने का मतलब इतना सा है। ओके, अब जब गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिक सीक्रेशन में, जब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक सीक्रेशन यानी कि जूसेस की, तो गैस्ट्रिक सीक्रेशन में 3 फेज आती हैं। एक फेज है दोस्तों सिफेलिक फेज, एक कौन सी फेज है? सिफेलिक फेज। और दूसरी कौन सी फेज है? एक तो सिफेलिक फेज है, दूसरी फेज कौन सी है? तो सिफेलिक फेज बता देता हूं पहले, चलो पहले तीनों लिख लेते हैं। दूसरी होती है गैस्ट्रिक फेज और तीसरी होती है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज। ओके, इन तीनों के अंदर क्या है? देखो सिफेलिक फेज का मतलब क्या है कि आपका ब्रेन केवल सोच रहा है और उसकी वजह से सीक्रेशंस स्टार्ट हो गए। जैसे आपने सोचा बढ़िया बढ़िया खाने के बारे में, जैसे अभी आप ये लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में आपकी फेवरेट फूड हो सकता है, किसी को खीर पसंद हो, किसी को गाजर का हलवा, किसी को पानी पूरी, या किसी को कोई और जलेबी, या किसी को टिक्की पसंद हो। जो भी आपकी फूड हैबिट्स हैं उनमें से जो बेस्ट चॉइस है, जो आपको खाने का मन कर रहा है, देखो अभी आपने खाना नहीं खाया पर आपने जैसे ही सोचा आपका थोड़ा थोड़ा सीक्रेशंस माउथ में और स्टमक में अपने आप आने लग जाते हैं। तो बिना खाना खाए जो सीक्रेशन आ रहे हैं बिफोर ईटिंग द फूड, उस फेज को हम बोलते हैं सबसे पहली सिफेलिक फेज।
सिफेलिक फेज का मतलब इतना सा है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन स्टार्टेड इवन बिफोर फूड रीचेस टू स्टमक। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला गैस्ट्रिक सीक्रेशंस स्टार्टेड इवन फूड नॉट रीच्ड इनटू स्टमक। सर ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है आपको स्मेल आ रही हो अच्छी अच्छी सी, हो सकता है आपने फूड देख लिया, मतलब साइट देखने से भी हो सकता है आपको, आप दिमाग में सोच रहे हो, थिंकिंग, हो सकता है आपने सुन लिया, हियरिंग। ओके, तो सिफेलिक फेज में कौन सी फेज है? जब गैस्ट्रिक जूस अपने आप सीक्रेट होने लग जाते हैं खाना खाने से पहले। हो सकता है आपने बात की हो सकता है आपने सोचा हो सकता है आपने देखा हो, फूड देख लिया, आप मार्केट में जा रहे थे, हो सकता है कोई फोन पे बात कर रहा है, अरे बन गया है खाना, हो सकता है आपकी मम्मी बात कर रही है किसी से, हो सकता है किचन से स्मेल आ रही है आपको। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिफेलिक फेज। मतलब गैस्ट्रिक जूस केवल सोचने से, सुनने से, सूंघने से, देखने से ही गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन स्टार्ट हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, खाना बन रहा होता है और उसको देखते ही हम बोलते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी कि पेट में हल्का हल्का दर्द होने लग जाता है। एक्चुअली पेट के अंदर या गैस्ट्रिक सिस्टम के अंदर HCl का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, दूसरा सर कौन सी फेज आती है? दूसरा, जब खाना खा लो। गैस्ट्रिक फेज का मतलब क्या है? जब स्टमक में फूड पहुंच गया है, स्टमक में क्या हो गया है? फूड रीच्ड। जब आपने खाना खा लिया, अब उस खाने को पचाने के लिए सीक्रेशंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो कहलाता है गैस्ट्रिक फेज। क्लियर? अब आपने खाना खा लिया, बंद हो गया खाना, और अब स्टमक से कहां पहुंच गया? इंटेस्टाइन में। अगर खाना इंटेस्टाइन में पहुंच गया खाना खाने के बाद, तो वो वाली फेज कहलाती है इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज खाना खाने से पहले, गैस्ट्रिक फेज खाना खा लिया या खाना खा रहे हैं तब जो सीक्रेशंस हो रहा है, और लास्ट वाली आती है इंटेस्टाइनल फेज। इतनी सी बात समझ में आ गई है, तो अगला मैं आपको इंटेरोहिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन बताने वाला हूं। कौन सा सर्कुलेशन? ध्यान से सुनना, इसका नाम है इंटेरोहिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। इंटेरोहिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। सर क्या होता है ये? तो ध्यान से देखना है क्या है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? इस तरफ है आपका लीवर, राइट साइड पे आपका लीवर है, और इधर लेफ्ट साइड पे है आपका स्प्लीन। ये क्या है? स्प्लीन है। क्लियर? अब जब हार्ट से क्या आ रहा था नीचे की तरफ? यह आता है अब्डोमिनल अरोटा, अब्डोमिनल ओटा। इसका नाम क्या है? यहां दूर लिख देता हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं आप खुद ही समझ जाना। इसका नाम है ओटा। यह हमारा डायफ्राम है सपोज। तो डायफ्राम से नीचे की बात कर रहे हैं हम। हमारे हार्ट से क्या आया? हार्ट से निकली एक अब्डोमिनल अरोटा जो अब्डोमेन की तरफ जा रही है। क्लियर? ठीक है। अब इस अब्डोमिनल अओर्टा के पार्ट याद होने चाहिए आपको कि कौन कौन से पार्ट में टूटती है। ओके, पहली एक आर्टरी तो जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये लीवर की तरफ जाती है। एक आर्टरी तो लीवर को सप्लाई करती है अब्डोमिनल अओर्टा से, इसको हम बोल देते हैं कॉमन हिपैटिक आर्टरी। क्लियर है? दूसरा एक स्प्लीन की तरफ जाती है, स्प्लीन की तरफ जाती है। स्प्लीन को मैं हटा दे रहा हूं, आप समझ जाना कि यह है स्प्लिनिक आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है? स्प्लिनिक आर्टरी है। इसको मैं बोल देता हूं स्प्लिनिक आर्टरी। स्प्लिनिक आर्टरी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस आप इतना सा समझ जाओ। तो एक तरफ है कॉमन हिपैटिक आर्टरी और दूसरी तरफ है स्प्लिनिक आर्टरी। ओके, जिस पार्ट से ये जा रहे हैं ना, इस पार्ट को, इस जगह को, जिस पार्ट से ये जा रहे हैं,
इसको बोलते हैं, इस जो मैंने ग्रीन कलर से राउंड बना रखा है स्ट्रक्चर, इस पार्ट को बोला जाता है सीलियक ट्रंक। इस पार्ट को बोला जाता है सीलियक ट्रंक। तो सीलियक ट्रंक से दो आर्टरीज निकल रही है, एक जो लीवर के पास जा रही है वो है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और दूसरी जो स्प्लिन की तरफ जा रही है वो है स्प्लिनिक आर्टरी। क्लियर? अब इन दोनों के नीचे से यहां कहीं से इंटेस्टाइन की तरफ दो और आर्टरियां निकलती हैं जिनको बोलते हैं सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। दो आर्टरीज जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रही हैं, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी ऐसे निकलती है। क्लियर? अब इनके भी नीचे अगर मैं बात करूं, इनके भी नीचे अगर मैं बात, अच्छा इनके एक और ऊपर, इसके बीच में भी एक आर्टरी निकलती है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक आर्टरी। मैं दोबारा बता देता हूं, सबसे ऊपर जो रेड कलर की आपको दिख रही है, ये वाली, मैं सबको रेड से बना रहा हूं पहले, ये सबसे ऊपर से जो आपको दिख रही है ये है स्प्लिनिक आर्टरी। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे दिख रही है ये है गैस्ट्रिक आर्टरी। तीसरे नंबर पे जो आपको दिख रही है ये है सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। चौथे नंबर पे जो आपको दिख रही है ये है इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। और एक और आर्टरी जाती है यहां से, लेफ्ट रीनल आर्टरी और राइट रीनल आर्टरी, दोनों साइड से निकलती हैं। तो ये हमारे ओटा के डिविजन्स हैं। अब सुनो, ये स्प्लिनिक आर्टरी आई, इसने स्प्लिन को ब्लड सप्लाई कर दिया यहां, और ये आई हमारी गैस्ट्रिक आर्टरी, इसने स्टमक को दे दिया। इंटेस्टाइन को देने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए आई, स्मॉल और लार्ज के लिए आई सुपीरियर मिजेंट्रिक और इंफीरियर मिजेंट्रिक, और किडनी के लिए आ गई हमारी रीनल आर्टरी। मैं इनके सीरियल वाइज यहां पे नंबर लिख रहा हूं। सबसे ऊपर मैंने बोला कि सर आई स्प्लिनिक आर्टरी, स्प्लिनिक आर्टरी के बाद दूसरे नंबर पे आई गैस्ट्रिक आर्टरी, तीसरे नंबर पे आई सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, चौथे नंबर पे आई इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। उसके बाद सुपीरियर और इंफीरियर के बाद कौन सी आई? रीनल आर्टरी। मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 मेन आर्टरीज हैं जो आपके अब्डोमिनल ओटा वाले पार्ट से डिवाइड हो रहे हैं। अब इन्होंने अपने अपने पार्ट को ब्लड दे दिया, मैं ये मान लेता हूं इन्होंने ब्लड सप्लाई कर दी, तो फिर उसी ऑर्गन के बाद से क्या स्टार्ट हो जाता है? उसके बाद से सर शुरू हो जाता है वेन, क्योंकि ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब ऑर्गन से क्या निकलेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसे ही इनसे निकलने लग गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक मिनट रुक जाए बस। अब जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो जब ये सारे डीऑक्सीजनेटेड वेन्स जा रहे हैं, ये कैपिलरीज जा रही हैं, एक्चुअली ये करती क्या है? ये ऐसे कुछ मर्ज हो जाती हैं एक वेन से। ये जाके किससे मर्ज हो जाती है? एक वेन से मर्ज हो जाती है, सब की सब जाके एक वेन से मर्ज हो जाती है, ठीक है। और ये वेन जाके कनेक्ट होती है किससे? यहां कनेक्ट होती है लीवर से। अब दोबारा से मेरी बात को सुन लो, मैंने बोला ये सारी आर्टरीज है, ये आर्टरीज ने ब्लड सप्लाई करा। जैसे मैंने बोला सबसे ऊपर था स्प्लिनिक आर्टरी, स्प्लिन के पास गई,
गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक के पास गई, उसने ब्लड सप्लाई दे दिया। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ने और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ने इंटेस्टाइन को ब्लड दे दिया। उसके बाद मैंने बोला रीनल आर्टरी ने किडनी को ब्लड दे दिया। उसके बाद जो उनके वेन्स निकलते हैं वो सारे के सारे वेन्स एक वेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब सारे वेन आके एक वेन के साथ मर्ज हो जाते हैं। इस वेन को बोलते हैं पोर्टल वेन। इस वेन को क्या बोलते हैं? पोर्टल वेन। मतलब इन सब ने अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां डाल दिया? इस पोर्टल वेन के अंदर डाल दिया। अरे इसमें ऑक्सीजन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी नहीं है। इसके क्यों डाला सर? क्योंकि इसके अंदर अभी भी कुछ न्यूट्रिएंट हैं, केवल ऑक्सीजन की कमी है। तो ये पोर्टल वेन जाके कनेक्ट होती है लीवर के साथ, और लीवर से लीवर में कुछ न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन होता है, और वापस ये ऐसे ही एक सबसे बड़ी वेन के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेने केवा। जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेने केवा। आईवीसी के साथ जाके ये कनेक्ट हो जाती हैं और वापस हार्ट में चले जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से सर्कुलेशन होता है, इसको बोलते हैं हम पोर्टल सर्कुलेशन या इंटेरोहिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्योंकि लीवर को इंक्लूड किया है, तो लीवर को इंक्लूड किया है इसीलिए इसको हिपैटिक बोल रहे हैं। और पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब सबने एक वेन में अपना सर्कुलेशन डाल दिया, डीऑक्सीजनेटेड वाला पोर्टल वेन। क्यों डाला? क्योंकि इस सारे ब्लड में कहीं ना कहीं कुछ न्यूट्रिएंट हैं जिनको अब्सॉर्ब होना है, जिनको बॉडी में नीड है, तो वो न्यूट्रिएंट जाते हैं किसके पास? लीवर के पास। लीवर उसमें से निकाल लेता है प्रोटीन, फैट या जो भी चीजें चाहिए, और फिर उसको हार्ट के पास भेज देता है कि जाओ अब तुम ऑक्सीजनेटेड होके न्यूट्रिशन वापस मिलके दोबारा आना। समझ गए? तो इस तरीके से हमारा सर्कुलेशन होता है, जिसको इंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन बोला जाता है। तो आज की क्लास में यहां पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो होती हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम देखेंगे ईसोफेगल डिजीजेस के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।